हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ पठानिया क्लासेस। आज का टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11th, फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड। तो आज हम लिविंग वर्ल्ड डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ बायोलॉजी? सो बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड नॉन लिविंग प्रोसेसेस। बायोलॉजी में हमें पढ़ना क्या है? लाइफ फॉर्म्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो नॉन लिविंग प्रोसेसेस होती हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों? सो बायोलॉजी एक्चुअली में है क्या? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स and the non-living process that occurring inside the body of the living organism. The living world comprise an amazing diversity of living organism. आप अपने चारों तरफ देखते हैं कि आपके पास वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। बेसिकली हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में भी आप देखते हो अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स में भी वैरायटी ऑफ एनिमल्स है। मीन्स डाइवर्सिटी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अलग अलग तरह के कितने ऑर्गेनिजम्स हैं आपके पास। In order to facilitate the study of kind and diversity of organism, biologists have evolved certain rules and principles for identification, nomenclature and classification of organism. इसका मतलब क्या है? अब हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वी हैव। तो अगर हमें इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है तो वन बाय वन सबका स्टडी मैं कैसे करूँगी? उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स डिसाइड कर लूँगी। वो पॉइंट्स क्या होंगे? फर्स्ट पॉइंट होगा आपका आइडेंटिफिकेशन। मीन्स आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सेकेंड पॉइंट नॉमेनक्लेचर, फिर आप उसका नाम रखेंगे। एंड थर्ड इज दी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और फिर आप उसको क्या करेंगे? उसको क्लासीफाई करेंगे उसके करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद दीज एक्सपेक्ट इज रेफर टू एज टैक्सोनॉमी। सो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, तीन मेजर स्टेप्स करेंगे: आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो उसको हम बोलेंगे टैक्सोनॉमी। सो टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों? टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification of the living organism. नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ। लाइफ क्या है? अगर मैं नॉर्मल वर्ड्स में बात करूं तो लाइफ एक ऐसा पर्सपेक्टिव है, एक ऐसा एक्सपेक्ट है जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट करता है, जो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस बताता है। वो क्या है आपकी? वो बेसिक यूनिट है आपका लाइफ। सो लाइफ इज ए कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट दैट हैव सिग्नलिंग and self-sustaining process from those that do not, either because such functions have ceased or death, or else because they have such functions and are classified as inanimate. Means डेफिनेशन थोड़ा टफ है बट मैं आपको थोड़ा इजी करके बताती हूँ। क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेसेस होते हैं, सिग्नलिंग होती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो रिस्पोंड करता है, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होगी। तो वो सारी सेल्फ सस्टेनिंग लाइफ प्रोसेसेस जहाँ पे होंगी उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बिसाइड दोज जिसके अंदर इस तरह के करेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे उनको हम बोलेंगे कि ये क्या है? ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। सो बायोलॉजी इज द साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लाइफ। तो बायोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है? हमने लाइफ को स्टडी करना है। और लाइफ किसका स्टडी करना है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और वी हैव वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट टॉपिक इज द करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब अगर हमें डिफरेंस करना है तो मैं किस बेसिस पे डिफरेंस करूँगी? फर्स्ट वन इज ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन मास एंड नंबर। हम खाना खाते हैं, उसकी वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं? जब हम मैच्योरेशन की स्टेज पे आ जाते हैं तो हम रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं।
Living organisms show internal growth due to addition of material and formation of cells inside the body. हमारी बॉडी में क्या होगा, आप खाना खाएंगे, फूड लेंगे, फूड से एनर्जी बनेगी, सेल्स डिवाइड करेंगे, मास बढ़ जाएगा बॉडी का और आपकी जो बॉडी है वो ग्रोथ करेगी. नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक माउंटेन बिल्डर क्रिस्टल्स आल्सो ग्रो but due to addition of similar material to their outer surface. For example, आपके पास क्या है, एक मिट्टी का ढेर है. वो मिट्टी का ढेर आप कुछ दिनों बाद देखते हैं वो मिट्टी का ढेर थोड़ा और हो जाता है, क्योंकि वो सराउंडिंग में क्या है, बहुत सारी मिट्टी हो गई और वो मिट्टी हवा के थ्रू उड़ के उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा. तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद वहाँ पे मिट्टी का एक बड़ा सा हीप बन गया है. ग्रोथ तो उसमें भी हुई है, बट क्या हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे? नहीं बोलेंगे. तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जिसके बेसिस पे मैं एक्चुअल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती कि ये लिविंग है नॉन लिविंग है, बिकॉज नॉन लिविंग मटेरियल भी सर्टेन टाइप के ग्रोथ शो करते हैं जिसमें उनका मास बढ़ जाता है, बट उनके नंबर्स अगर रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी देखें तो वो उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा. सेकेंड जो डिफरेंस होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन. Many organisms like mules, sterile worker bees, infertile human couples do not reproduce. जैसे मूल्स होते हैं, ये खच्चर जैसे स्पीसीज होते हैं घोड़े और गधे के बीच का. स्टीराइल वर्कर बीज हनी बीज होती हैं, सिर्फ क्वीन बीज होती है जो रानी आपकी मधुमक्खी होती है, सिर्फ वही आगे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है. जो वर्कर बीज होती है ना, जो नौकर होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते. सो एंड कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन मीन्स कि ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं कि जो मदर होती है वो प्रेगनेंसी को लीड नहीं कर पाती. तो क्या है कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, बट क्या मैं उसको बोलूँगी कि वो नॉन लिविंग है? नहीं, वो नॉन लिविंग नहीं है. सो देयरफॉर रिप्रोडक्शन इज नॉट एन ऑल इंक्लूसिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हम रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी नहीं कह सकते कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि लिविंग होने के बावजूद बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता. थर्ड करेक्टरिस्टिक्स इज द मेटाबॉलिज्म. That is very important aspect. The sum total of all type of chemical reaction occurring in an individual due to specific interaction among us different type of molecules in the interior of cells is called metabolism. मेटाबॉलिज्म क्या है कि हमारी बॉडी में हम क्या लेते हैं, हम फूड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं थ्रू रेस्पिरेशन. उसके बाद हमारी बॉडी में उस फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है, मीन्स बहुत सारे केमिकल रिएक्शन शुरू होंगे. ग्लूकोज के लिए अलग तरह के पाथवे होंगे, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का अलग पाथवे होगा, फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए अलग पाथवे होगा. तो हम कह सकते हैं कि वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. उन सारी प्रोसेसेस के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म. अगर आप ध्यान से देखो तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस तरह के प्रोसेसेस आपको नहीं मिलेंगे. All activities of an organism including growth, movement, development, reproductions etc. are due to metabolism. कि हम बोलते हैं कि किसी की हमारी बॉडी बढ़ रही है, किसकी वजह से बढ़ रही है? मेटाबॉलिज्म की वजह से. आप मूवमेंट करवा रहे हो, किसकी वजह से? एनर्जी कहाँ से मिल रही है? ड्यू टू मेटाबॉलिज्म. डेवलपमेंट हो रहा है आपकी बॉडी में, आपके ग्रोथ में अच्छा खासा मेंटली डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, वो किसकी वजह से हो रहा है? अगेन ड्यू टू मेटाबॉलिज्म. एंड ऑल्सो द कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शंस ऑल्सो फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म. There are two type of metabolism. One is catabolism, another one is anabolism. Anabolism include all the building up reactions to increase the mass of the organism like photosynthesis. So anabolism किस तरह के प्रोसेस होते हैं? Like अब फोटोसिंथेसिस हो गया. फोटोसिंथेसिस में होगा क्या? प्लांट्स क्या करेंगे? सनलाइट लेंगे सन से, सॉयल से आप क्या लेंगे? मिनरल्स एंड वाटर लेंगे. उसके बाद क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और क्लोरोफिल की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल जाएगी और प्लांट के क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, जिससे क्या बनेगी? वहाँ पे फूड बनेगा. उस फूड का यूज़ करके प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ करेगा. वेयर इन कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड. क्या होगा? कैटाबॉलिज्म में आपके पास ब्रेकडाउन, फ्यूजन टाइप के रिएक्शंस होंगे. उसमें क्या होगा? सच एज रेस्पिरेशन, डाइजेशन एक्सेट्रा. रेस्पिरेशन में क्या करते हैं? आप ऑक्सीजन को लेते हैं, वो ऑक्सीजन जाके फूड को ऑक्सीडेशन करेगी, यानी कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगा, जिससे एक्सोथर्मिक टाइप का रिएक्शंस होगा और बॉडी में एटीपी रिलीज होंगे, यानी कि एनर्जी बाहर निकलेगी.
नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो मेटाबॉलिज्म। तो यानी कि मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे मैं डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ विच ऑर्गेनिज्म इज लिविंग एंड विच ऑर्गेनिज्म इज नॉन लिविंग। An isolated metabolic reactions outside the body of an organism performed in a test tube is neither living or non-living. सपोज हमने बोला कि हमारी बॉडी में कैटाबॉलिज्म टाइप के रिएक्शंस होंगे लाइक रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। तो अगर मैं इसी तरह की रिएक्शन लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब में कर रही हूँ तो उस रिएक्शन को मैं क्या बोलूँगी, लिविंग और नॉन लिविंग। देखिए वो रिएक्शन ना तो लिविंग है ना ही वो नॉन लिविंग है, वो एक ऐसी रिएक्शन है जो नॉन लिविंग है बट अक्कर कहाँ पे होती है, इनसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हेंस जो जितनी भी मेरी केमिकल प्रोसेसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होंगी, लेबोरेटरी के बाहर यू कैन नॉट सेट देम एज अ लिविंग और नॉन लिविंग रिएक्शंस। Hence cellular organisms of the body is the defining feature of life form। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी मीन्स हमारी जो बॉडी है उसका जो मेन फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो क्या होगा, आपका सेल्स। सेल्स के हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हाट इज सेल। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सेल्स ही हैं जो आपस में कंबाइन करके टिश्यू फॉर्म करेगा। टिश्यू देन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ऑर्गन में एंड ऑर्गन अपने आप को अरेंज करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाएगा और वो ऑर्गेनिज्म क्या है आपका ऑर्गेनिज्म, फिर ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद आपका एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा जो वैरायटी ऑफ रिएक्शंस और वैरायटी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल फैक्टर क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेंगे हर तरह से, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उन एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू अपनी बॉडी में किस तरह के चेंजेस लाता है, किस तरह के रिस्पॉन्सेस लेके आता है, दैट आर दी रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई। फॉर एग्जाम्पल आप चल रहे हैं, आपने चप्पल्स नहीं डाले, तो आप जब चल रहे हैं तो सपोज आपके पैर में कोई कांटा लग जाता है तो आप एकदम से क्या करेंगे, पैर को पीछे करेंगे। तो ये क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। आपके हाथ पे कोई गर्म चीज़ लग जाती है तो हाथ को एकदम से पीछे करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। So it is the awareness of the surrounding and responding to external stimuli। अवेयरनेस टू सराउंडिंग यानी कि आपके आसपास क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को अवेयर करते हैं, और अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई आ रहा है किसी भी तरह का, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप उस स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी में मूवमेंट शो करेंगे। एक्सटर्नल स्टिमुलाई में भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अब ये जो स्टिमुलाई है ये तीनों तरह का हो सकता है। आपका फिजिकल, आपकी बॉडी पे किसी तरह का इफेक्ट होना, गर्म चीज़ लगना, कांटा लगना, कुछ भी इस तरह से। केमिकल हो सकता है कि आपकी बॉडी पे सपोज एसिड वगैरह गिर जाए तो आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग कैसे रिस्पॉन्ड करती है, एंड इट इज़ आल्सो बायोलॉजिकल। प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई लाइक लाइट, वाटर, ग्रेविटी एंड पॉल्यूशन। प्लांट्स भी क्या करते हैं, लाइट के अकॉर्डिंग, जैसे सनफ्लावर होता है, जहाँ जहाँ सन होगा वो उसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट शो करेगा। वाटर, वाटर के अकॉर्डिंग हम मूवमेंट शो करते हैं, प्लांट्स मूवमेंट शो करता है। ग्रेविटेशन, ग्रेविटी की तरफ क्या होगा कि जो रूट सिस्टम है वो नीचे की तरफ चला जाता है एंड जो मेरा शूट सिस्टम है वो अबो दी लेवल आ जाता है, किसके सरफेस के अबो आ जाता है। पॉल्यूशन लाइक लाइकन्स, लाइकन्स को हम यूज़ करते हैं एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर, बिकॉज जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा लाइकन वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, वट इज़ लाइकन, लाइकन इज़ दी एसोसिएशन ऑफ एल्गी प्लस फंगी। आफ्टर दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। कई बार बच्चों को ये डाउट रहता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, जहाँ प्रोकैरियोट्स इस तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे जहाँ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होगा और न्यूक्लियस भी उनका अच्छा खासा वेल डेवलप नहीं होता। ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स में क्या हो जाता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप हो जाता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से डेवलप हो जाती है। ठीक है बच्चों, सो ये क्या करेंगे, प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स रिस्पॉन्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। सिर्फ क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में आते हैं तो हमें एक्चुअली में पता होता है कि हमारे तरफ किस तरह का एनवायरनमेंट है और हमें उसके अकॉर्डिंग किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है,
जब आपको पता होता है कि आपके चारों तरफ किस तरह का एटमॉस्फेयर है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आप चाय बना रहे हैं, आपको पता है कि आपने जो पतीली उसके ऊपर रखी हुई है वो गर्म है। अनकॉन्शियस का मतलब क्या है कि आप गर्म चीज़ को डायरेक्ट छू रहे हो, जबकि वो क्या है, वो गर्म है, आपको पता है उससे आपको चोट लग सकता है। एंड कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि आप क्या करो, उसको कपड़े की हेल्प से या किसी और चीज़ की हेल्प से उसको वहाँ से हटा रहे हो। यानी कि आप अपने दिमाग का, अपनी सेंसेस का यूज़ करके कोई काम कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे कि कॉन्शियसनेस होना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। So bio means living, diversity means variety of organisms. So बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि हमारे पास कितनी अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं फ्रॉम ऑल सोर्सेज मतलब कि वो आपका मरीन हो सकता है, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, यानी कि वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम। जैसे मेरे पास एक छोटा पोंड है तो वो मेरा एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल में अलग तरह की इकोसिस्टम होगा, फॉरेस्ट में अलग तरह की इकोसिस्टम होगा। तो यानी कि जैसे रेगिस्तान है, वहाँ पे अलग तरह के इकोसिस्टम होंगे, अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, प्लांट्स अलग तरह का होगा, वहाँ के एनिमल्स अलग तरह के होंगे। यानी कि वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम के हिसाब से मुझे वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी इज द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, marine and other aquatic ecosystem and the ecological complexes of which they are part. This include range of organisms present on earth, that is 1.7 to 1.8 millions, यानी कि आपके पास इतनी तरह की स्पीसीज अभी प्रेजेंट है, 1.7 टू 1.8 मिलियन तक के आपके पास बायोडाइवर्सिटी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द आइडेंटिफिकेशन, कंपेयरिंग सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी विद ऑलरेडी नोन वंस। सपोज आपको कोई ऑर्गेनिज्म दे दिया, आपको उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरह का ऑर्गेनिज्म है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको, पहले तो आप उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से मैच करने की कोशिश करेंगे कि इसमें उस तरह की करेक्टरिस्टिक्स हैं, टेल ऐसी है या इसके सींग ऐसे हैं अगर इसके पास होर्न है तो, या फिर इसमें टेल नहीं है, इसके आइज़ कैसे हैं, ये दिखने में किसके जैसा है, इस तरह की करेक्टरिस्टिक्स। फिर आप क्या करोगे, डिफरेंसेस कि उस ऑर्गेनिज्म से और इस ऑर्गेनिज्म में दोनों में डिफरेंस किस तरह का है। ठीक है, कि हमें क्या करना है, रेफरेंस हमें एक ज़रूर होगा, क्योंकि रेफरेंस के साथ तो हम कंपेयर करेंगे। नॉन एनिमल्स के साथ आपने कंपेयर करना है कि इसमें उसकी जैसी सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं और उसके जैसे डिफरेंसेस क्या क्या हैं, या उससे डिफरेंस कितना है, उसके जैसी सिमिलरिटी कितनी है। तो जब हम सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे उस ऑर्गेनिज्म का, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द नॉमेनक्लेचर। फिर आप क्या करोगे, डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ के बाद आप उसका नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, आप उसका नेम डिसाइड करेंगे। द नेम्स आर यूनिक एंड यूनिवर्सल। नाम यूनिक होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि पहले किसी स्पीसीज को भी वही नाम दे दिया आपने और उस ऑर्गेनिज्म को भी आप वही नाम दे रहे हो। नाम अलग होना चाहिए। और यूनिवर्सल मतलब क्या है कि पूरे वर्ल्ड में फिर उस ऑर्गेनिज्म को उसी नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर्स। तो रूल्स क्या है, ICBN है हमारे पास, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बोटेनिकल्स मीन्स जब आपको प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर करने हैं। ICZN मीन्स इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, मीन्स जहाँ पे आपको एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर करना है। बोटेनिकल मीन्स बॉटनी डील्स विद द प्लांट्स एंड zoology डील्स विद द एनिमल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर, that was given by Carolus Linnaeus, who is known as the father of taxonomy. So father of taxonomy कौन है, Carolus Linnaeus। इसने क्या किया था, नेम विद टू पार्ट्स, कि नाम के दो पार्ट्स बना दिए थे। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं हम जेनरिक नेम और सेकंड पार्ट को बोलते हैं हम स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या होगा, जेनरिक नेम, सेकंड पार्ट हो जाएगा मेरा स्पेसिफिक एपिथेट। जो जेनरिक नेम होगा वो मेरा जीनस को बताएगा, उस स्पीसीज का जीनस क्या है, एंड स्पेसिफिक एपिथेट मेरे को उस ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज बताएगा कि ये किस स्पीसीज से बिलोंग करता है। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व आउट ऑल योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू।